आपका स्वागत है सक्सेस गेन के यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज के माध्यम से हम पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हमने इसमें 15 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया गया है, जिनको प्रश्नों के माध्यम से हम कवर करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न या पहला टॉपिक है उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के विषय में हम बात करेंगे। उत्तराखंड की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, इसमें प्रश्न बनेगा किस वर्ष में आई, तो इसका उत्तर है 2019 में आई। और ये याद रखना होगा कि ये पहली है, ये फर्स्ट रिपोर्ट है, ये पहला उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई है। अब अगला इसमें प्रश्न बन सकता है कि इसके आधार पे मानव विकास सूचकांक कितना है उत्तराखंड का, तो वो है 0.78, 0.78। अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, कौन सी बॉडी है जो इसको तैयार करती है, तो आपको याद रखना होगा अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया, ये दर्शाया गया कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनकी स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों से बेहतर है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये चित्र को लिया गया है, जिसमें हमने खाली घर को दिखाया गया है, ये वीरान घर को दिखाया गया है, ये दर्शाने के लिए कि पहाड़ों की स्थिति पलायन की वजह से सही नहीं है। इस रिपोर्ट में राज्य का लैंगिक विकास सूचकांक जो है वो भी बताया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड का लैंगिक विकास सूचकांक 0.787 है, इसको कंठस्थ कर लें आप, 0.787 है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। राज्य की 16% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, ये रिपोर्टें बताती है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे उच्चतम 254.1 हरिद्वार की है और निम्नतम 83.5 जो है आपकी रुद्रप्रयाग की है। दूसरा टॉपिक या दूसरा सवाल यह है कि जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया। आपने क्वारंटाइन सेंटर्स तो बहुत सारे सुने होंगे, जानवरों वाला जो है ये पहला हिंदुस्तान में कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया। अभी क्यों बनाया गया, अमेरिका में कुछ टाइगर्स रिजर्व पार्क्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव जो है टाइगर्स का संक्रमण मिला। तो इसके बाद एनटीसीए जो है, एनटीसीए क्या है ये भी एक सवाल पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। एनटीसीए है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये कदम उठाया और आइसोलेशन सेंटर्स जानवरों के लिए बनवाए। अब मैंने यहाँ पे एक ये चित्र का प्रयोग किया है, जिम कॉर्बेट मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किताब किसने लिखी थी, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। आज का तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है ये हल्द्वानी में है, और ये इसका जो उद्घाटन है वो 5 जून 2020 को किया गया। अब ये बनाया किसने है, ये उत्तराखंड वन विभाग ने बनाया है और पर्यावरण दिवस के दिन इसका उद्घाटन किया गया। आज का चौथा महत्वपूर्ण सवाल है उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 किसे मिला। तो ये उत्तराखंड आइकन अवार्ड जो है ये 2 लोगों को दिया गया। ये जो प्रसिद्ध फिल्मी सितारे हैं हेमंत पांडे, ये देखिए आप चित्र में, ये हैं हेमंत पांडे, और ये दूसरे जो हैं हरीश चंद्र पांडे हैं। जो हरीश चंद्र पांडे हैं ये विख्यात समाज सेवी हैं, ये विख्यात समाज सेवी हैं। और आज पांचवा अति महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न है जिससे 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। अब इसमें प्रश्न है कि स्वामी राम मानवता जो पुरस्कार है 2020 का, ये किसे दिया गया। या तो ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछेगा कि ये पुरस्कार किस पर्यावरणविद को दिया गया। तो ये है सच्चिदानंद भारती जी। सच्चिदानंद भारती जी को ये पुरस्कार दिया गया। सच्चिदानंद भारती जी ने सन 1989 में पानी राखो आंदोलन शुरू किया था। पानी राखो आंदोलन ये देश भर में प्रख्यात आंदोलनों में से एक आंदोलन है। जो आपके सच्चिदानंद भारती जी हैं वो एक शिक्षक एवं पर्यावरणविद हैं। पौड़ी जिले में जो उफरैंखाल क्षेत्र है वो एक सूखे क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वहां पर सच्चिदानंद भारती जी ने वहाँ के युवकों एवं महिला मंगल दल के साथ मिलकर उस क्षेत्र के पहाड़ में जगह जगह पे छोटे छोटे, देखिए आप, इस तरीके के चाल खाल एवं छोटे छोटे तालाब वर्षा के जल के संरक्षण के लिए बनवाए। और देखते देखते वर्षा के जल के संरक्षण की वजह से वहाँ वहाँ का वानस्पतिक सुधार हुआ, हजारों पेड़ पौधे उग गए और उस क्षेत्र में हरियाली छा गई और सूखी नदी तक में पानी जो है चल पड़ा। तो स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया आपके
सच्चिदानंद भारती जी को। इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इस वर्ष और कौन सा अवार्ड जो है इनको मिला, तो इनको डॉक्टर आर एस ट्रॉलिया अवार्ड से भी नवाजा गया। ये इनको किसने दिया? इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव की ओर से दिया गया। शिलोंग में अवार्ड इनको दिया गया। शिलोंग जो है वो आपकी मेघालय की आपकी राजधानी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है इसमें, जो ये दूधाटोली लोक विकास संस्थान है, ये दूधाटोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक भी सच्चिदानंद भारती जी ही हैं। अब आज का छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट क्या होता है? शहर के बीच में बनाया हुआ फॉरेस्ट, या शहर के बीच में जहाँ पे भी आप बहुत सारा हरियाली क्रिएट करते हैं तो उसको सिटी फॉरेस्ट का नाम दिया जाता है। वो कहाँ है? तो ये देहरादून के झांझरा वन रेंज में बनाया गया है। देहरादून के झांझरा वन रेंज में बनाया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री व वन मंत्री हरक सिंह रावत जी द्वारा किया गया। इसका जो नाम है वो आनंद वन सिटी है। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा, आनंद वन सिटी है। तो आनंद वन सिटी करके ये एग्जाम में आएगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी इसको भूलिएगा मत। इसका नाम आनंद वन सिटी रखा गया है। ये झांझरा फॉरेस्ट रेंज में है। 43 लाख रुपए की लागत से इसको डेवलप किया गया है और 50 हेक्टेयर भूमि में ये फैला हुआ है। सातवां जो प्रश्न है वो, देश का पहला कवक लाइकन पार्क किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है और मुनस्यारी में है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में से खोला गया है। इसका उद्देश्य है लाइकन प्रजाति का संरक्षण करना। लाइकन है क्या? कई जगहों पे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये जनरल स्टडीज़ में भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसको अपने जनरल स्टडीज़ के जितने जो वीडियो है उसमें ये कवक शैवाल क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप ये याद रखिए, लाइकन एक वनस्पति होती है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनती है, और ये इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अभी इसके लिए आप ये जान लीजिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं वनस्पतियां। होते हैं वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेंस नहीं होते हैं। अभी के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। अब हम अपने 8वें इम्पॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 2022 के राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे। तो 2022 के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो उत्तराखंड में आयोजित होंगे, और इसके लिए देश ने इन नेशनल गेम्स को करवाने के लिए देश के इन नेशनल गेम्स को कराने के लिए प्रदेश ने संसाधनों को विकसित करने के लिए 128 करोड़ का बजट जो है वो का प्रावधान किया हुआ है। और इसी में आपसे एक जनरल स्टडीज़, अब हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हमें जोड़ के ही जनरल स्टडीज़ भी थोड़ा बहुत देखनी होगी। अब इससे हम कैसे जनरल स्टडीज़ देख रहे हैं, इसमें सवाल हम यहाँ पे ये तैयार कर सकते हैं कि 2023 में कहाँ होंगे। 22 हमने पढ़ लिया उत्तराखंड में होंगे, तो 2023 के ये खेल मेघालय में होंगे। तो यहाँ पे जो ये 3 चित्र का प्रयोग हमने किया है, इसमें जो जो दूसरा चित्र है आप ये देखिए, ये इस गेम्स का मैस्कट होगा। ये मैस्कट जो है इसमें कस्तूरी मृग और मोनाल को मिला के ये मैस्कट बनाया गया है। ये इस खेल का मैस्कट है। अब इसमें कस्तूरी मृग और मोनाल का जो हमारे प्रादेशिक चिन्ह हैं उनका प्रयोग किया गया है। और इसमें देखिए आप, इसका थीम एक लोगो है। इस लोगो है वो भी, इसमें स्लोगन जो है, इसका एक स्लोगन उत्तराखंड ने दिया है, प्लेन पैराडाइज। इस लोग ये आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसका ये स्लोगन है। इसको खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये प्लेन पैराडाइज का स्लोगन दिया गया है। आज का नवा प्रश्न या टॉपिक जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण के ऊपर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ना कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जीके के लिए है, वरन ये जनरल स्टडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको तो यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं प्रदेश के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम जनरल स्टडीज़ की तैयारी करेंगे तो वहाँ हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी जगह को किसको क्या मिला है। तो इसमें ये पूछा गया है कि देश भर में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत प्रथम स्थान पे रहा। तो इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, नंदप्रयाग नगर पंचायत। ये इस बार आपको बार बार अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि नंदप्रयाग नगर पालिका की अध्यक्ष कौन है। नगर पालिका अध्यक्ष पूछा जा सकता है। अगर कोई नगर पालिका प्रथम स्थान पे आई है तो उसके पालिका अध्यक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है डॉक्टर हिमानी वैष्णव। तो जो ये जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। और जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, ये उसका 5वां संस्करण है।
आप याद रखिएगा ये उसका 5वां संस्करण है जो 2020 का है। इसके जो परिणामों की घोषणा है वो हरदीप सिंह पुरी जी ने की थी। और ये आपको बता ही दिया है कि जो ये है इसको करवाता है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण है इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही में उत्तराखंड के राज्यसभा की सदस्यता राज बब्बर के स्थान पे किसने ली है? तो राज्यसभा में जो सदस्यता है राज बब्बर के स्थान पे नरेश बंसल जी ने 20 नवंबर को लिया, आप याद रखिएगा। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि 3 सीटें हैं। आज का 11वां जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन था, ये 2019 में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में देहरादून में हुआ। अब इसकी थीम पूछी जा सकती है अब कोई भी सम्मेलन होता है उसकी एक थीम जरूर रखी जाती है। इसका थीम था हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। पर्वतीय राज्यों में मेडिकल इमरजेंसीज में हेलीकॉप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बन जाता है, इससे समय बचता है और मेडिकल केयर टाइमली मिल पाती है। तो इस हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन में भारतीय वायुसेना को बुलाया गया था चिकित्सा निकासी के ऊपर हेलीकॉप्टर्स की भूमिका में वार्ता के लिए, जिसमें वो लोग आए थे, इन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि मेडिकल इमरजेंसीज में हेलीकॉप्टर्स की क्या ज़रूरत या महत्वता है। आज का हमारा 12वां सवाल है, उत्तराखंड सरकार ने मेरिनो ब्रीड की भेड़ों को किस देश से आयात किया है? उत्तराखंड सरकार ने मेरिनो ब्रीड की जो ये भेड़ें हैं इनको ऑस्ट्रेलिया से आयात किया गया है। आप देखो, आपको चित्र से ही दिख रहा होगा इसके शरीर पे कितने बाल हैं, तो इस हिसाब से जो इनका वूल का प्रोडक्शन है वो यहाँ की जो ब्रीड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मंगाया गया है। तो ये एक चीज़ इसमें पूछी जा सकती है कि उत्तराखंड सरकार ने कितनी भेड़ों को आयात किया है? तो 240 भेड़ों को आयात किया है ऑस्ट्रेलिया से। इसमें 200 जो हैं वो मादा हैं और 40 जो हैं वो नर हैं। आज का 13वां प्रश्न है, ऊर्जागिरी। ऊर्जागिरी योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा ऊर्जागिरी योजना क्या है। ऊर्जागिरी योजना जो है वो बिजली चोरी एवं अलग अलग माध्यमों से बिजली का जो लॉस है उनको रोकने के लिए शुरू किया गया एक योजना है। ये जो योजना है इसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जन मिलन केंद्र में इसका अभियान का शुभारंभ किया था। इसे जन जागरूकता अभियान का नाम दिया गया और जो इसके इसके तहत जो है आपकी बिजली चोरी को रोका जाएगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने की बात भी कही गई है और ये भी बताया गया कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो था वो पहले आपका 52.58% था, जो अब घट के 16.52% पे आ गया है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को भी कम किया जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं ये ऊर्जागिरी के अंदर आती हैं। आज का जो आपका 14th जो सवाल है या आपका 14th टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 3-4 अति महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है कि ये आपका जनरल स्टडीज़ और उत्तराखंड जी के दोनों का सवाल है। इसमें आपसे सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि देश का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाता है इस ब्रिज का नाम क्या है, तो इसका नाम है डोबरा चांठी ब्रिज। अब इसको किस तारीख को लोगों के लिए खोला गया या समर्पित किया गया, तो वो आपका राज्य दिवस के 9 नवंबर 2020 को ऐसा किया गया। इसके दिन इसे देश के लिए राष्ट्र के नाम इसे समर्पित किया गया। अब ये ब्रिज किन दो जगह को जोड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ब्रिज टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। अब पहले टिहरी से प्रतापनगर जाने के लिए 5 से 5.5 घंटे लगते थे। अब इस ब्रिज के होने के बाद ये जो सफ़र है ये आपका 1.5 घंटे का हो गया है। 1 घंटा 30 मिनट में आप टिहरी से प्रतापनगर जा सकते हैं और इन दो शहरों में 3 लाख लोग रहते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, जिनको इसका फ़ायदा मिलता है। ये भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज है। ये भी आपको याद रखना है कि ये मोटरेबल है। ये आपका क्या है? मोटरेबल है, इसमें गाड़ियां चलती हैं, लेकिन और ये सिंगल लेन है। इसका इसका निर्माण वर्ष
2006 में शुरू हो गया था, लेकिन 2006 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसमें 2016 तक कोई जो है विशेष कार्य नहीं हो पाया और 2016 में इसके लिए फिर एक कोरियन कंपनी, डिज़ाइन कंपनी को हायर किया गया। अब इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कोरियन कंपनी। ये योसिन एक कंपनी थी जिसने इसका डिज़ाइन तैयार किया। 2016 में इसका डिज़ाइन तैयार किया गया और 2020 में इसे पूरा कर दिया गया। अब इसकी लंबाई पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 725 मीटर है। अब 725 मीटर टोटल लंबाई है, लेकिन जो झूला क्षेत्र है, जो बीच का झूला क्षेत्र है, उसकी जो लंबाई है वो भी अलग से पूछी जा सकती है, जो 440 है। तो आपको ये सारे ही पॉइंट्स इसके पता होना चाहिए। ये इस बार के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा 15वां सवाल जो है वो है उत्तराखंड के हिम तेंदुओं के ऊपर। हिम तेंदुआ आप अगर अभी इस बीच न्यूज़ में देखेंगे तो उत्तराखंड पर्यटन में भी इसको बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन के भी आप अगर वो देखेंगे जो एड्स हैं उनमें उत्तराखंड हिम हिम तेंदुओं के विषय में आपको दिखाया जाता है। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। अब इसमें सवाल पूछा जा सकता है कहाँ बनाया गया है। हिम तेंदुआ जो संरक्षण केंद्र है वो उत्तर काशी में बनाया गया है और उत्तर काशी में लंका नामक जगह पे ये बनाया गया है। और यहाँ जो टोटल हिम तेंदुओं की हम बात करें तो 586 हिम तेंदुए इस उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान के संरक्षण केंद्र में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ आपको बहुत जल्दी मिलते हैं।